नमस्कार, जय श्री राम। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर सिविल के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड CE3006 यानी कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के अंदर अच्छी तैयारी करके शानदार रिजल्ट हासिल करना है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा हूँ। पिछले 2 वीडियो जो आपने देखे होंगे उनमें मैंने यूनिट 1 और यूनिट 2 जो है उन पे वीडियो बनाए थे MCQ को लेकर। इस वीडियो में मैं यूनिट 3 जिसमें 2 टॉपिक आते हैं, परमिएबिलिटी एंड shear स्ट्रेंथ। तो मैं परमिएबिलिटी को कहता हूँ यूनिट 3A और shear स्ट्रेंथ को बोलूंगा यूनिट 3B। तो कुल मिलाकर मैंने आपके लिए परमिएबिलिटी में 16 और shear स्ट्रेंथ में 9 कुल 25 MCQ तैयार किए हैं। आशा करता हूँ कि अगले 20-25 मिनट के अंदर ये वीडियो पूरा हो जाएगा। एक बात बता दूं कि मैं ये जो वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए MCQ के, आप जो अपनी तैयारी करेंगे MCQ के हिसाब से आपका चैप्टर ऑटोमेटिकली तैयार होता चला जाएगा। यानी मैंने चैप्टर के हर बिंदु को कनेक्ट किया है, क्योंकि MCQ कहीं से बन सकता है। आपको चैप्टर की एक एक लाइन सिलेबस के हिसाब से समझनी पड़ेगी, तब जाकर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आप हमारे MCQ को देखकर समझ पढ़कर नोट्स बनाकर न केवल MCQ की तैयारी करेंगे बल्कि चैप्टर की भी तैयारी करेंगे। पहला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, क्वेश्चन पढ़ते आपको आंसर दिख जाना चाहिए, 4 ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। पहला, मिट्टी की पारगम्यता और पानी की क्षारता में संबंध होता है। द रिलेशनशिप बिटवीन permeability of soil and viscosity of water is, यानी सॉइल की जो होती है परमेबिलिटी और जो पानी जो उसमें से फ्लो होता है उसकी जो विस्कोसिटी यानी कि क्षारता, उसमें संबंध क्या है। तो पहला लिखा समानुपाती, दूसरा व्युत्क्रमानुपाती यानी कि पहला प्रोपोर्शनल, दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि तीसरा कह रहे बराबर, और चौथा इसमें कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। लिखना भूल गया, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर आएगा व्युत्क्रमानुपाती। याद रखें आप, फैक्टर्स अफेक्टिंग परमेबिलिटी के अंदर ये बात आती है कि जितनी पानी की क्षारता अधिक होगी वो सॉइल के लिए परमेबिलिटी को कम करेगा। यानी कि विस्कोसिटी ज्यादा होने से परमेबिलिटी कम होती है और विस्कोसिटी कम होने से जो परमेबिलिटी ज्यादा होती है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। याद रखें इस चीज को, इंपॉर्टेंट। दूसरा, ताप कम के बढ़ने से पारगम्यता। अभी जितना तापमान ज्यादा होगा उतना ही जल्दी से जल्दी फ्लो होगा, जितना तापमान कम होगा फ्लो मुश्किल से होगा। तो देखिएगा, तापक्रम के बढ़ने से पारगम्यता यानी कि परमेबिलिटी बढ़ती है, घटती है, कोई असर नहीं होता और पता लगाना संभव नहीं। इसका अर्थ है बढ़ती है, इंक्रीजेस। टेम्परेचर के बढ़ने से परमेबिलिटी बढ़ती है। गर्म पानी जल्दी से फ्लो हो जाएगा सॉइल में से, ठंडा पानी मुश्किल से होगा। यानी कि उसके कंपैरिजन में, ऐसा नहीं होगा नहीं, लेकिन गर्म पानी को करेंगे तो फटाक से वो आर पार हो जाएगा। और ठंडा पानी जितना ज्यादा गर्म करेंगे उतनी परमेबिलिटी बढ़ेगी, तो बढ़ती है। यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसा नहीं कह रहे हम, बढ़ती है। अब कैसे बढ़ती है, स्ट्रेट वे में बढ़ती है यानी कि लीनियर बढ़ती है कि पैराबोलिक, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो परमेबिलिटी बढ़ेगी। तीसरा, पारगम्यता की इकाई होती है यूनिट ऑफ परमेबिलिटी। यहाँ हम आपको बता दें कि जब बात चलती है परमेबिलिटी की, यानी कि वो होता है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के, उसकी यूनिट होती है वही जो वेलोसिटी की होती है, यानी कि सेंटीमीटर पर सेकेंड। यही सही है इसका ये आंसर। चौथा, कौन सी मृदा सबसे अधिक अपारगम्य है। विच सॉइल इज द मोस्ट इम्परवियस।
इसमें भी मृतिका होती है, क्ले होती है। क्ले में से पानी बहुत मुश्किल से पास होता है। चौथा, अच्छा इसमें क्वेश्चन 4 हो गया, ये 5वां हम जिसको चौथा कह रहे हैं वो 5वां है, 5वां कह रहे हैं वो 6ठा है, 6ठा कह रहे हैं वो 7वां है, 7वां कह रहे हैं वो 8वां है, फिर 8वां कह रहे हैं वो 9वां है, 9वां कह रहे हैं वो 10वां है, 10वां कह रहे हैं वो 11वां है, 11वां कह रहे हैं वो 12वां है, जो 12वां करेंगे वो 13वां होगा, 13वें की जगह होगा 14वां, 14 जगह होगा 15वां, 15 होगा 16वां, होगा 17वां, तो कुल 17 हो गए, 17 ये है और 9 उसमें है, तो कुल 26 हो जाएंगे। ठीक, 5वां करते हैं। 5वां ये देखिएगा, किसमें पारगम्यता क्रमानुसार कम होती है। आपको कुछ सीक्वेंस दे रखी है, ये जानना चाहते हैं कि परमिबिलिटी किस में क्रमानुसार घट रही है, यानी पहले ज्यादा परमिबिलिटी फिर कम इस प्रकार से। तो आप देखिएगा रेत में सबसे ज्यादा होती है परमिबिलिटी, उससे कम होती है सिल्ट में, सबसे कम होती है क्ले में। तो हाँ, ये रेत, साद, मृतिका, सैंड, सिल्ट, क्ले, ये आंसर है इसका, सी। अगला 6ठा क्वेश्चन, पारगम्यता और रिक्तता अनुपात में संबंध होता है। तो आप समझिएगा कि ये फॉर्मूले में आता है के इज प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर, यानी कि रिक्तता अनुपात का जो स्क्वायर करेंगे उसके प्रोपोर्शनल के की वैल्यू होती है, ये फॉर्मूले में आ जाता है, याद रखेंगे इसको। पारगम्यता का सिद्धांत किन्होंने बनाया? द प्रिंसिपल ऑफ परमिबिलिटी इज गिवन बाय, तो बहुत सिंपल सा, डार्सी। डार्सी जो वैज्ञानिक था सॉइल में, उसी ने डार्सी का उसी बोला डार्सी का सिद्धांत ही बेसिक है किसके लिए, और परमेबिलिटी। तो डार्सी, मृदा की पारगम्यता गुणांक यानी के मान का प्रयोग इसमें होता है। तो देखते ही पता पड़ रहा है कि रिसन जल की मात्रा निकालना, क्वांटिटी ऑफ सीपेज वाटर, सॉइल में से पानी कितना सीप होता है, कितना रिसता है, उसको निकालने के लिए आपको कोएफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी काम में लेना होता है। तो ना तो ये काम आता है कॉम्पेक्शन में, वहाँ वाटर कंटेंट काम आता है, ना काम आता संघनन यानी कि कंसंट्रेशन के अंदर, ना काम आता शेयर स्ट्रेंथ के अंदर। तो पारगम्यता गुणांक जो काम आता है वो रिसन जल की मात्रा यानी कि क्वांटिटी ऑफ सीवेज वाटर निकालने के काम में आता है। 8 क्वेश्चन हो गए, इसका आंसर आएगा ए, 9। स्थिर शीर्ष पारगम्यता विधि किस प्रकार की मृदा के लिए उपयोगी है? देखिएगा, एक तो होता है कांस्टेंट हेड परमिबिलिटी टेस्ट, एक होता है वेरिएबल हेड। तो कांस्टेंट हेड टेस्ट आप याद रख ले, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए होता है, मोटी कणों वाली मृदा के लिए, और फाइन ग्रेन के लिए कौन होता है, वेरिएबल हेड। तो देखते ही आपको पता पड़ना चाहिए स्थिर शीर्ष पारगम्यता विधि यानी कि कांस्टेंट हेड मतलब परमिबिलिटी मेथड इज यूज्ड फॉर मोटे कणों वाली मृदा के लिए, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। ए, चर शीर्ष किसके लिए, सूक्ष्म बारीक कणों वाली मृदा के लिए। ए, द्रवी ढाल, तो भाई ये तो आपको पता है कि फॉर्मूला है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकाला G-1/1 + A, आपको याद रखना होगा। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट G-1/1 + C होता है, सूत्र है, याद रखना ही होगा आपको। सी, इनमें से सत्य है, कौन सा सही है? भाई ये सत्य देखते बता पड़ रहा है, Q = KI है, सिंपल सा फॉर्मूला है। के कोएफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी, I हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, A क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सॉइल। इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये कांस्टेंट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, और ये होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर पर सेकेंड इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड जो होता है डिस्चार्ज, जो कि क्यू होता है। तो क्यू इसका किया, ये इसका आंसर है, बाकी सब गलत है, ये तो बी आंसर होगा इसका। इनमें से कौन सा सही है?
तो क्यू जो होता है के प्रोपोर्शनल है, सही है, जितना के ज्यादा होगा क्यू ज्यादा होगा। आई द्रव्य ढाल के प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल सही है। और देखो ना आपके सामने पड़ा है क्यू इज इक्वल टू के आई ए, जितना के आई और ए ज्यादा होगा उतना क्यू ज्यादा होगा, यानी के आई ये सबके प्रोपोर्शनल है, तो के भी प्रोपोर्शनल है, आई के भी है और ए के भी है। इसका मतलब ये सभी सही है, तो ये सभी है ना, ऑल ऑफ दिस, यानी कि डी आंसर सही होगा इसका। ये हमने इसके 13 क्वेश्चन कर लिए। अब 14वां क्वेश्चन, पारगम्यता गुणांक ज्ञात करने की प्रयोगशाला विधि है। देखिए प्रयोगशाला में दो विधियां हैं, कांस्टेंट हेड भी होती है, वेरिएबल हेड भी होती है। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, ए एंड बी बोथ, तो दोनों सही है। कोई नहीं, ये तो नहीं हो सकता, दोनों विधियां हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि केवल ये कांस्टेंट हेड ही है, ऐसा भी नहीं कि केवल वेरिएबल हेड है, दोनों मेथड सही है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। तो क्या कहता है कि ए और बी दोनों सही हैं, सी आंसर आएगा इसका। इनमें से सत्य है विच इज ट्रू, एन होता है पोरोसिटी, तो भाई सत्य तो इसके अंदर यही है, क्यू इज प्रोपोर्शनल टू एन, जितनी पोरोसिटी ज्यादा होगी उतना डिस्चार्ज ज्यादा होगा। पोरोसिटी यानी कि सरंध्रता, मिट्टी में से पानी जितना इजीली बहेगा उतना इसका डिस्चार्ज ज्यादा होगा। ये कह रहा है कि उसके एन के प्रोपोर्शनल, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, ये 1 एन स्क्वायर के यानी कि एन स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो ना तो एन के हो सकता है ना एन स्क्वायर के, और प्रोपोर्शनल जो एन और एन स्क्वायर में से जो एन है ये सही है, तो ध्यान रखिए ए, डिस्चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू पोरोसिटी। अगला, क्यू इज इक्वल टू के आई ए में ए क्या होता है, ए तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सॉइल होता है ना, सॉइल का जो क्षेत्रफल है वही तो ए होता है, तो मृदा का क्षेत्रफल, करेक्ट, यही आंसर है इसका, एरिया ऑफ सॉइल ए। ये वेरिएबल हेड टेस्ट के अंदर 2.3 AL अपॉन 80 log H1 अपॉन H2, H1 इसका इनिशियल हेड होता है, H2 होता है फाइनल हेड। इसमें कह रहा है स्मॉल ए क्या है, तो स्मॉल ए जो है, जो स्टैंड पाइप होता है ना, वेरिएबल हेड टेस्ट में होता है स्टैंड पाइप, उसका एरिया जो होता है वो ए होता है। तो देखिएगा स्टैंड पाइप का क्षेत्रफल यही सही है, ए। तो ये हमारे इसके कुल मिला के 17 क्वेश्चन हो गए। अब हम करेंगे कुछ सवाल इसके शीयर स्ट्रेंथ के। तो उसके पहले मैं वापस से एक बार उन बच्चों के लिए सूचना दे दूं जिनको कोचिंग करनी होती है, जो कोचिंग के लिए भटकते हैं, हजारों रुपए खर्च करने के बाद भी उनको अच्छी कोचिंग नहीं मिलती है। मुझसे जिन्होंने कोचिंग नहीं भी की है, मेरे YouTube पर वीडियो देख देख कर जो लड़के A+ ग्रेड ले गया था, स्टूडेंट्स, लड़के लड़कियां, मेरे पास सैकड़ों मैसेज हैं, सर आपके मैं वीडियो देख देख कर YouTube पर हमने मैथ्स फर्स्ट के अंदर ये ग्रेड हासिल की, मैथ्स सेकंड में ग्रेड हासिल की। कई बच्चे हैं, सैकड़ों बच्चे हैं राजस्थान के अंदर। मैं सोचा क्यों नहीं हम अच्छा ऐसा काम करें, बच्चों को उससे भी अच्छी चीज दें, सिस्टमेटिक वे के अंदर। MCQ अभी आप जो देख रहे हो इससे भी सुपीरियर और बनाएंगे हम। 3 मार्क्स क्वेश्चन, 8 मार्क क्वेश्चन, सबसे ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी बेसिक को पहले पढ़ाना बेसिक चीज है, उसके बाद क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन आए। तो अगर आप 4 सेमेस्टर में रेगुलरली पढ़ना चाहे 3 सब्जेक्ट, 4001 हाइड्रोलिक्स, 4002 एडवांस सर्वेइंग, 4003 टॉर्स सर्विस स्ट्रक्चर, तो 3 सब्जेक्ट की जो ऑनलाइन फीस है मात्र 1999, यानी 2000 रुपए। अगर आपके 2001 और 2005 दोनों मैकेनिक्स और मैथ्स साइड में बैक है, और ये दोनों पढ़ना चाहते हैं, केवल ये नहीं पढ़ना चाहते पर ये पढ़ना चाहते हैं, फीस है 1499, यानी ये फीस 2000 है, ये 1500। लेकिन अगर ये पांचों पढ़ना चाहते हैं, पांचों, तो ये इसकी फीस आपको केवल 2999, यानी कि 3000, आपको 500 को फायदा। और मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट अगर आपके संपर्क में सिविल वालों के, और कोई मैकेनिकल ब्रांच के गलती से ये वीडियो देख रहा है, तो उसके लिए एक सब्जेक्ट है सोम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, कई बच्चों के, आधे ज्यादा बच्चों की बैग आती है। उसकी फीस मात्र 999 रुपए, और जो हम बताएंगे वो आपको 5000 में भी कहीं से नहीं मिलेगा।
अगर मैकेनिकल ब्रांच का स्टूडेंट 4002 के साथ साथ में ये 2 सब्जेक्ट की कोचिंग लेना चाहता है, मैकेनिक्स और मैथ्स की, तो 1999। अब देखिएगा कितने कम के अंदर हम ये काम करवा रहे हैं। ये ऑनलाइन बैचेस के लिए है और ये सभी मुझे, ये जो हमारा नंबर है 9521663064, इस पे गूगल पे या फोन पे करके मुझे इन्फॉर्म करते हैं, मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करके, तो फिर मैं उनको ऑनलाइन जोड़ दूंगा अपने ऐप से। ऐप है ट्यूशन, टीचमेंट ट्यूशन ऐप। मैं वीडियो मेरे सारे रिकॉर्डेड होते हैं पहले से, उन रिकॉर्डेड वीडियोस की क्लास होती है और उन रिकॉर्डेड वीडियो को स्टूडेंट जब चाहे अपने घर में अपने सुविधा के हिसाब से देख सकते हैं, दिन में, दोपहर में, रात, जब चाहे तब, 2 बार 3 बार, एग्जाम तक वो फ्री है। और कोई भी समस्या हो उसको सॉल्व किया जा सकता है व्हाट्सएप के माध्यम से। व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा उसके माध्यम से, और एग्जाम के पहले तक हम मुझसे जुड़े रहते हैं। निसंदेह A+ ग्रेड हासिल करेंगे बच्चे अगर मुझसे ऑनलाइन कोचिंग लेंगे, मेरे निर्देशन पढ़ाई करेंगे तो। अब जो मैं जोधपुर से हूँ और जोधपुर के कई बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, वो हमसे कोचिंग करना चाहते हैं, तो वैसे तो ऑफलाइन की सुविधा मैं देता हूँ, लेकिन सजेस्ट करूंगा ऑफलाइन ना पढ़े बच्चे, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन पढ़े। ऑनलाइन तो आपको पूरी फैसिलिटी वो मिल ही रही जो यहाँ मिल रही है। ऑफलाइन में क्या है कि मैं, देखिए, अगर बच्चा 7 दिन पढ़ता है लगातार, 5 मतलब 6 दिन वीक है, संडे छोड़ के, तो जितनी फीस लगती है कोचिंग की, उससे दुगनी फीस लग जाएगी। किसकी? व्हीकल की, पेट्रोल की, थकान होगी वो अलग से। तो हमने, जैसे मान लीजिए ये 5 सब्जेक्ट पढ़ रहा है, 3 तो फोर्थ सेम के, 2 सेकंड सेम के बैक वाले, ये फीस है 3000। तो उसमें आप 5 सब्जेक्ट में पर सब्जेक्ट 500 जोड़ दीजिए, यानी 2500 और हो जाएंगे। तो 5,500 के अंदर, अब 5,500 के अंदर उसको, किसी भी स्टूडेंट को ऑनलाइन साथ में ऑफलाइन का आनंद मिल जाएगा। आप सोचिए 5,500 में 5 सब्जेक्ट, ऑफलाइन की सुविधा, रोजाना नहीं, ऑनलाइन पढ़ाई की जाएगी। सप्ताह में 1 दिन मिनिमम मैं बुलाऊंगा और उसमें 2-3 घंटे की क्लास देगा ना, 2-3 आवर्स, जब भी बुलाएंगे 2-3 घंटे के लिए बुलाएंगे, सारी समस्याएं सॉल्व। इससे अच्छी सुविधा कहीं नहीं मिल सकती, कहीं भी नहीं मिल सकती जोधपुर के स्टूडेंट्स को हम जो दे रहे हैं। अगर केवल ये 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, टॉस, हाइड्रोलिक्स और एडवांस सर्विंग, तो 2000 और 1500, मात्र 3500, 3500 में 3 सब्जेक्ट। तो यूं करके सारी, यानी वही फीसें है ऑनलाइन वाली, बस इसमें पर सब्जेक्ट 500 रुपए ऐड हो जाएंगे ऑफलाइन अगर पढ़ते हैं सप्ताह में 1 दिन। तो आशा करते हैं कि अगर कोई आप लोग कोचिंग करना चाहते हैं, मैं ये नहीं कहता है कोचिंग कीजिए, मेरे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, यूट्यूब पर मेरे वीडियोस आते ही रहेंगे, फ्यूचर में आते रहेंगे, और उनसे भी आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो, होशियार बच्चे। लेकिन अगर जुड़ते हैं आप मुझसे ऑनलाइन कोचिंग से, तो फिर वो शानदार होगा। वो हम आपको शब्दों में नहीं बता सकते कितना अच्छा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। शीर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, संसंजनहीन मृदा में अपूर्ण सामर्थ्य का कारण है। संसंजनहीन, कोहेशनलेस सॉइल जो होती है, उसमें आंतरिक घर्षण से ही होता है, इंटरनल फ्रिक्शन से होती है, ध्यान रखें। ए, और संसंजनशील यानी कि कोहेसिव सॉइल, या उसको सुगट्टी भी कहते हैं, तो उसमें जो होती है अपरूपण सामर्थ्य यानी कि शीर स्ट्रेंथ, उसके कारण होता है चिपकाव या संसंजन। जो सॉइल है कोहेसिव, तो कोहेसन के कारण होगा, उसका चिपका भी होगा ना, तो ड्यू टू कोहेसन, इसका आंसर आएगा बी। तीसरा, मृदा कणों के बीच आकर्षण बल जो उन्हें बांधे रखता है, तो इसका आंसर आप ध्यान रखिएगा, संसंजन। कोहेसन ही वो कारण है जो मृदा कणों के बीच में आकर्षण बल उत्पन्न करता है उनको बांधने के लिए, कोहेसन, ध्यान रखिएगा। न तो कॉम्पेक्शन होता है, न कंसोलिडेशन होता है, न फ्रिक्शन होता है, कोहेसन ही होता है। चौथा, अपरूपण सामर्थ्य का कौन सा परीक्षण सर्वाधिक आसान और प्रचलित है? बॉक्स शियर टेस्ट, यानी कि प्रत्यक्ष अपरूपण परीक्षण, डायरेक्ट शियर टेस्ट। वैसे तो कई सारे टेस्ट होते हैं, ट्राई एक्सिल भी होता है, वेन भी होता है, और भी होते हैं, अनकन्फाइंड भी टेस्ट होते हैं, अनकन्फाइंड कंप्रेशन। लेकिन आपके कोर्स की अगर बात करें ध्यान से,
तो ये इससे ज्यादा प्रैक्टिकेबल कोई नहीं है। तो सबसे मोस्टली आज भी लैब में इसी को काम में लेते हैं, इसको काम में लेते हैं। डायरेक्ट शीयर टेस्ट कहते हैं इसको, बॉक्स शीयर टेस्ट भी इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5वां। हमने शीयर स्ट्रेंथ के लिए अब तक 4 क्वेश्चन लिए ना। मृदा की अपरूपण सामर्थ्य ज्ञात करने की विधि है। द मेथड ऑफ फाइंडिंग शीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, डायरेक्ट शीयर टेस्ट, वेन शीयर टेस्ट, ट्राई टेस्ट, उपरोक्त सभी होंगे इसमें। हम इन तीनों से शीयर स्ट्रेंथ ज्ञात कर सकते, लेकिन मोस्ट कॉमन ये सीधा अपरूपण है। तीखे कोणीय कणों वाली रेत की अपरूपण सामर्थ्य गोल कणों वाले रेत से होती है, यानी जिसके पार्टिकल्स होते हैं शार्प, एंगुलर। द shear strength of sharp edged sand particles in comparison to rounded edged sand particles, देखती बात है, जहाँ एज राउंड होगी वहां shear strength कम होगी, या शार्प होगी वहां अधिक बंद होगी तो ज्यादा होगी। ये ज्यादा लिखी है, कम है, बराबर है, कोई तुलना नहीं, ज्यादा होती है। इंटरलॉकिंग शानदार हो जाती है। अगर कोई पार्टिकल्स हैं सॉइल के और शार्प एज उनकी, तो उनकी इंटरलॉकिंग शानदार होती है, तो रेजिस्टेंस भी शानदार होती है। वेन अपरूपण परीक्षण में उपकरण की ऊंचाई व व्यास का अनुपात, यानी हाइट ऑफ द, जब बात करते हैं ना उपकरण की ऊंचाई, तो फिंस जो होते हैं ना ब्लेड्स, उसकी ऊंचाई की बात है। उसका जो डायमीटर यानी डी, उसका जो अनुपात होता है वो, ये मोस्ट कॉमन है 2। यानी जो ब्लेड्स होती हैं जो घूमती हैं ड्यू टू टॉर्क एटन से, उसका अगर प्लान देखें तो जो डायमीटर बनता है और हाइट उसकी जो होती है ब्लेड्स की, एच, तो एच में अगर भाग लगाएं डायमीटर का, तो ऊंचाई और व्यास का जो अनुपात होता है, रेशियो ऑफ हाइट एंड डायमीटर 2 होता है। ध्यान रखना, याद रखें इस चीज को, बहुत काम का है। बी, अगला, अच्छी तरह से श्रेणीकृत रेत की अपरूपण सामर्थ्य सामान्य रेत की अपेक्षा। भाई एक तो रेत है वेल ग्रेडेड, और एक जो रेत है वो है आपके ऑर्डिनरी सैंड, तो ज्यादा होगी। जो सॉइल वेल ग्रेडेड है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है हमेशा, ये आंसर होगा। रेत की सहती बढ़ने से उसकी अपरूपण सामर्थ्य, मतलब when mass of sand increases then its shear strength क्या होती है, घटती है, बराबर रहती है, बढ़ती है, या इनमें से कोई नहीं, तो बढ़ती है। देखिए जितना सॉइल का मास बढ़ेगा शीयरिंग स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जितना सॉइल का मास कम होगा उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। ऊंचे ऊंचे टीले जो होते हैं मिट्टी के, वो बहुत मजबूत होते हैं बजाय कि छोटे टीलों के। तो जितना ऊंचा, याद ध्यान रखें, मास ऑफ सैंड, सैंड का जो मास होता है जितना ज्यादा बढ़ेगा उतनी उसकी शीयर स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। सी ऑप्शन सही है। तो मैंने कोशिश की है आप लोगों के लिए कुछ एमसीक्यूज तैयार करने की। आशा करता हूं कि आप इनको देखेंगे और तैयारी करेंगे और आपके अच्छे परीक्षाएं हो, इसी आशा के साथ में इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो फ्रॉम राजेंद्र भैया जी। थैंक यू एंड जय श्री राम।